वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। घटना चक्र का जो साइंस है उसका ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, तो प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिए। इस वीडियो में पाचन तंत्र पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पाचन तंत्र विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल के अलावा छोटे और घुलनशील अणुओं में बदलना जो होती है ना, उसी को क्या कहेंगे? पाचन। इसको क्या कहेंगे? पाचन, ठीक है। भोजन करने, भोजन पचाने, पचे हुए पदार्थ का अवशोषण करने, इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग जो होते हैं ना, वो पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग हैं। पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है, जिसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य की आहार नाल की औसतन जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर तक होती है। मुख जो होता है ग्रसन गुहा, ब्यूको फायरेंजियल कैविटी। मुख ग्रसनी गुहा, ब्यूको फायरेंजियल कैविटी, ग्रास नली, ओसिफेगस, आमाशय, स्टोमक तथा आंत इंटेस्टाइन आहार नल के प्रमुख भाग हैं। लार का श्रवण जो है लार ग्रंथियों द्वारा होती है। यह हल्की अम्लीय होती है। इसका pH 6.8 होता है। किसका? तो लार का। इसमें लगभग 99.5% जल होता है। किसमें? लार में। लार में 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 0.75 से लेकर 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होता है। लार भोजन को गीला करने तथा उसकी लुगदी बनाने में सहायक होती है, जिससे भोजन को आसानी से निकला जा सके। लार में टाइलिन और लारीय एमाइलेज होता है। लार में टाइलिन या लारीय एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को सरकरामत होता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का जो स्राव होता है वो लार ग्रंथियों अर्थात लारीय एमाइलेज अग्नाशय एमाइलेज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च या मंड को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। यकृत तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत या उदर गुहा में स्थित है। तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे। आंत्र योजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है, ठीक है। तो जो यकृत होता है, लिवर होता है या उदर गुहा में डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्र योजनी या मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है। यह अनेक क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं, जैसे पित्त का उत्पादन करना, ग्लाइकोजेनेलिसिस द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ठीक है। तो पित्त का उत्पादन करना, इसके अलावा ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त जो प्लाज्मा है उसके कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण, ये सभी के सभी शामिल हैं। पित्त तो पित्त जो होता है वो पीले हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय तरल होता है। पित्त जो होता है वो पीला हरा या फिर हरा नीला रंग का क्षारीय तरल होता है। इसका pH मान 7.6 से लेके 8.6 होता है। पित्त का जो वैल्यू है वो 7.6 से लेके 8.6 होता है। इसका जो भंडारण होता है पित्त का, वो गाल ब्लैडर या पित्ताशय में होता है। पित्त का भंडारण पित्ताशय या गाल ब्लैडर में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 ml पित्त का स्राव होता है। मानव में लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर जो है पित्त का श्रवण होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पाचीकरण अर्थात एमल्सीकरण भी करता है। कौन? तो पित्त करता है। यहाँ पे
पूरा फोटो बना के समझाया हुआ है। ये ह्यूमन है, कोई भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी है। यहाँ पे जीभ है, ये मुख है, मुख हो गया। यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्रास नली। तो मुख में दो भाग में बटा हुआ, मुख में लार हो जाएगा और टाइलिन एंजाइम या लारिया एमाइलेज, ठीक है। या उसको टाइलिन कहेंगे या लारिया एमाइलेज, ये दो स्रावित होगा, लार और टाइलिन एंजाइम या लारिया एमाइलेज, ठीक है। और ग्रास नली में भोजन को अमाशय तक, यह जो है ग्रास नली यहाँ से मुख से लेकर के भोजन अमाशय तक लाता है। यह जो ऊपर वाला भाग है डायफ्राम है, अर्थात इसके ऊपर फेफड़ा रहता है और डायफ्राम के नीचे स्थित होता है अमाशय। देखिए ये जो है ना, ये अमाशय है। तो डायफ्राम के नीचे जो है वो अमाशय है। अमाशय में 3 प्रकार का स्रावित हो रहा है। एक HCl स्रावित होता है और जठररस, तो उसमें देखिए पेप्सिन एंजाइम होती है जो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन भी अमाशय में स्रावित होता है और HCl भी अमाशय में स्रावित होता है। छोटी आंत, तो यहाँ पे देखिए छोटी आंत है, ये जो बीच वाला भाग है ना, ये सारा का सारा ये बीच वाला ये छोटी आंत है। अब बाहर से जो कवर किया हुआ है बड़ी आंत, तो ये बाहर वाला जो है पूरा चारों तरफ से छोटी आंत को कवर किया हुआ है, बड़ी आंत किया हुआ है, यह छोटी आंत है। और यहाँ भी छोटा सा छोटी आंत है जो कि किसको जोड़ रहा है, तो अमाशय को छोटी आंत से, ठीक है, अमाशय और छोटी आंत से। और अमाशय और छोटी आंत के बीच में जो होता है यह नाशपाती जैसा, यह क्या होती है, तो नाशपाती के आकार जैसा जो होता है ना, वो अग्न्याशय होता है, ठीक है। तो अमाशय और छोटी आंत के बीच में नाशपाती के आकार जैसा अग्न्याशय होता है। और यह तो सबको पता है, यकृत है बड़ा सा यहाँ पे और इसके बीच में पित्ताशय है। तो छोटी आंत में देखिए यहाँ पे क्या होती है, छोटी आंत में कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का, प्रोटीन का पाचन होता है और पचे हुए भोजन जो पोषक पदार्थ होते हैं इसका अवशोषण भी छोटी आंत में होती है। उसके बाद बड़ी आंत में क्या होती है, तो जल का अवशोषण होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। और फिर बड़ी आंत के नीचे यहाँ पे गुदा या एनम होता है जहां से मल परित्याग हो जाता है। अब इधर साइड देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए यकृत है, यकृत के अंदर एक छोटा सा जो व्हाइट वाला भाग है ये पित्ताशय है। और पित्ताशय क्या करता है, तो वसा का मलसीकरण करता है और पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय में पित्त एक जगह इकट्ठा होता है और यह वसा का एमलसीकरण करता है। पित्ताशय का काम 2 को है, और पित्त को एक जगह स्टोर करके रखना और वसा का एमलसीकरण करना। यकृत जो है देखिए, यकृत क्या करता है, तो पित्त का उत्पादन करता है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस करता है, अर्थात जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा शरीर में होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रखता है और यूरिया का संश्लेषण भी करता है। तो यकृत भी 3 काम कर रहा है, पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस और यूरिया का संश्लेषण। फिर यहाँ पे अग्न्याशय है, तो अग्न्याशय रस स्रावित करता है जो कि छोटे आंत और अमाशय के बीच होता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा ह्यूमन। और यहाँ पे देखिए अपेंडिक्स है, ये जो बड़ी आंत में है, इस साइड एनम या गुदा है जिससे मल निकलता है, इधर जो है अपेंडिक्स है। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज की भूमिका होती है। लिपिड्स लाइपेज, यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड श्रृंखलाओं व एमिनो एसिड्स में विखंडित कर देते हैं। तो प्रोटीन के लिए 3 यहाँ पे देखिए एंजाइम, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। अग्न्याशय, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय, पहले थी यकृत। अग्न्याशय की मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाया जाता है। इससे जो हार्मोन निकलता है तथा पाचक रस का स्राव होता है, इसके पाचक रस को अग्न्याशयी रस भी कहते हैं। यह जो रस है वो क्षारीय है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्न्याशय द्वारा किया जाता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में
परिवर्तित कर देता है। तो इसे तीनों जो होता है ना, भोजन का कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है, और इसलिए अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नल का एक भाग होता है, जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के बीच में अमाशय के होता है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है और पचे भोजन का अवशोषण भी किया जाता है। किसमें? तो छोटी आंत या क्षुद्रांत में। ठीक है। ठीक है। यह ग्रहणी मध्यांत जो छोटी आंत होती है, यहाँ पे फिर से देख लीजिए मैप में छोटी आंत कौन सी है, तो ये बीच वाला भाग जो है वो छोटी आंत है। बड़ी आंत हो गया और इधर ये अमाशय होगा। ठीक है। तो जो छोटी आंत होती है यह ग्रहणी, ड्यूडेनम, ग्रहणी इंग्लिश में ड्यूडेनम, मध्यांत्र जेजुनम और शेषांत्र इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुलम और इलियम। हिंदी में बोले तो ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। ये तीन भागों में बटा है, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। इनकी लंबाई क्रम से देखिए, ग्रहणी के 25 सेंटीमीटर, मध्यांत या जेजुनम का 2.5 मीटर और शेषांत्र इलियम 3.5 मीटर। तो सबसे छोटा ग्रहणी है, 25 सेंटीमीटर मात्र है। सबसे बड़ा शेषांत्र इलियम है और मध्यांत्र मीडियम है, 2.5 मीटर। छोटी आंत जो है अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जिसकी वयस्क में कुल लंबाई 6 से 7.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई जो है वयस्क में 6 से 7.5 मीटर होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलन और मलाशय में विभाजित होता है। जिस तरह से DJI में छोटी आंतें ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, उसी तरह से बड़ी आंत सीकम, कोलन और मलाशय, सीकम, कोलन और मलाशय में विभाजित है। मानव शरीर में स्थित पूंछ जो होती है, अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की लंबाई जो है लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। 8 से 10 सेंटीमीटर। और जो अपेंडिक्स होती है उसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, जो कि एक अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि एक अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका आकार छोटे कृमि ऑर्म की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत बृहदान्त्र से सीकम द्वारा जुड़ा होता है तथा यह बड़ी आंत बृहदान्त्र से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होते हैं मूलतः प्रोटीन होते हैं, जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं और यह बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। यह उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो जाइमेज जो होता है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ठीक है। जाइमेज ग्लूकोज को एथेनॉल में, जाइमेज ग्लूकोज एथेनॉल, जाइमेज ग्लूकोज एथेनॉल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है कौन सा? तो ये हो जाएगा पीछे का भाग। मानव जीभ का आगे का छोर मीठा, पश्च भाग कड़वा, पार्श्व मतलब किनारे का भाग खट्टा और अग्र छोर जो होता है एवं किनारे नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अग्र छोर यहाँ पे मीठा। ठीक है। अग्र छोर मीठा। इसके अलावा अग्र छोर और किनारे जो होते हैं साइड में,
तो किनारे और अग्र छोड़ के किनारे, अग्र छोड़ यहाँ पे नमकीन स्वाद होती है। पीछे का भाग सबसे, जैसे तीखा कुछ खाते हैं लगता है तो जैसे मुंह करके आ करते हैं हम लोग, ताकि जो भी तीता है खत्म हो, क्योंकि सबसे पीछे जो है वो कड़वा लगता है, ठीक, कड़वा। और पास जो किनारे मतलब साइड में जो है जीभ के दोनों साइड उधर खट्टा लगता है। और अग्र छोर पे और किनारे साइड में नमकीन स्वाद होती है। आगे सबसे आगे जो होती है मीठा। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य की लार जो सलाइवा है उसमें एमाइलेज नामक एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है जो माल्टोज को डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। माल्टोज को डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है कौन? तो एमाइलेज, ठीक है। माल्टोज को डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है एमाइलेज। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। लार के पाचन कार्यों में शामिल है तो भोजन को गीला करना, भोजन की लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है। लार में जो एंजाइम है वो एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ है जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो यह है स्टार्च। लार में उपस्थित एमाइलेज जो एंजाइम है वो स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। तो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ के, ठीक है, एमाइलेज स्टार्च को शर्करा, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है कौन सा? तो एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्न्याशय प्रक्रिया द्वारा होता है जो कि भोजन में स्टार्च या मंड के जल अपघटन हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज निर्मित करता है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जो कथन है वो सही हो जाएगा और जो कारण है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सही बात है, यकृत जो होता है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, एमल्सीकृत। देखिए यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, यह गलत है क्योंकि वह सिर्फ बाइल डक्ट उत्पन्न करता है। तो यकृत से पित्त की थैली पित्त रस पहुंचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका है, और यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता, ठीक है। तो वही पित्त रस जो होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो आमाशय। मानव शरीर में जठररस गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है जिसमें एसीएल उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइम में बदलना। इसका मुख्य कार्य निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय में बदलना। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करना। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करना। भोजन के कठोर हिस्से को अपघटित कर उसे नरम बनाना है। एंजाइम एक है क्या? तो एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः जो है वो प्रोटीन है, ठीक है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैविक क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए एक चाबी होती है। अधिकतर एंजाइम होते हैं क्या? तो बिल्कुल प्रोटीन होते हैं। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम है तो एंजाइम है प्रोटीन है। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने कैटालाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। कौन सा है? तो ये हो जाएगा एंजाइम, ठीक है। एंजाइम जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटालाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है।
ये सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया को ही एंजाइम द्वारा संपन्न किया जाता है। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं, बिल्कुल सही है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये शरीर में उसी स्थान पे अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न करते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती हैं। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन्स अपने उद्गम स्थान से अलग अलग स्थान पर कार्य संपादित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो जाइमेज। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे एंजाइम जाइमेज है, इसको एथेनॉल 2C2H5OH+2CO2 में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से किसी की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यह है यूरिया। यूरिया की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। यकृत लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत जो है लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्र योजनी अर्थात मेसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना आदि। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 अर्थात पित्त अम्ल और लाइपेज दोनों हो जाएगा। तो लिपिड्स जो है ना उसका पाचन होता है अम्ल और लाइपेज दोनों में। ठीक है, और पेप्सिन नहीं होगा क्योंकि पेप्सिन से प्रोटीन होता है। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश जो लिपिड्स होते हैं वो सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्न्याशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो लाइपेज अग्न्याशय से निकलता है और अमाशय, अग्न्याशय और अमाशय। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स की पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का एमल्सिफिकेशन करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन की पाचन में सहायक होता है, वहीं लाइपेज जो होता है वसा के पाचन में, और लाइपेज अमाशय और अग्न्याशय से निकलता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है कौन सा? तो अग्न्याशय। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्न्याशय। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम नहीं है वो हो जाएगा गैस्ट्रिन। बाकी ट्रिप्सिन है, टाइलिन है और पेप्सिन है। तो ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन सभी की सभी पाचक है, और पाचक एंजाइम जो नहीं है वो है गैस्ट्रिन नहीं है। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन जो है पाचक एंजाइम है जिनका स्राव क्रमशः अग्न्याशय, लाल ग्रंथि तथा अमाशय द्वारा किया जाता है। तो ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन का जो स्राव है अग्न्याशय, ट्रिप्सिन जो है अग्न्याशय से, टाइलिन लाल ग्रंथि से और पेप्सिन जो है वो अमाशय से स्रावित होता है। ट्रिप्सिन एक पेप्टाइडेज है। ट्रिप्सिन एक पेप्टाइडेज है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड स्टार्च को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है। तो टाइलिन जो होता है मंड या स्टार्च को माल्टेज तथा डेक्स्ट्रिन, ठीक है, तो जो टाइलिन होता है मंड या स्टार्च को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है, जबकि
गैस्ट्रिन जो है, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। गैस्ट्रिन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, गैस्ट्रिन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि आमाशय में जी कोशिकाओं, जी सेल्स तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के श्रावण सिक्रेशन को उद्दीप्त करता है। तो एक बार इसको फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, जो लार में टाइलिन होती है ना, तो टाइलिन स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है। वहीं जो गैस्ट्रिन है वो हार्मोन है, एंजाइम नहीं, हार्मोन है। यह आमाशय में जे सेल्स, ठीक है, आमाशय में जे सेल्स और ग्रहणी, क्योंकि 3 भाग था ना, जो था ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। ठीक है, जे सेल्स और ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के श्रावण को उद्दीप्त करती है। आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के श्रावण को उद्दीप्त करती है जी सेल या गैस्ट्रिक। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो आमाशय में। तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का मुख से ही, लार से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है और पचे हुए पदार्थ का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो ये पेप्सिन, पेप्सिन है। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय, स्टोमक में प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। कौन? तो पेप्सिन। कहाँ पे? तो आमाशय में। कथन और कारण। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत, मतलब केवल लगा दिया तो ये तो कथन गलत हो जाएगा। केवल नहीं होता है, कुछ हिस्सा उसका आमाशय में भी होता है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत से जोड़ा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। कथन एक गलत है, कारण सही है, क्योंकि आहार नाली में प्रोटीन का पाचन आमाशय में भी होता है शुरू। इसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम जो है भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। आमाशय के बाद भोजन जब ग्रहणी में ड्यूडेनम में पहुंचता है तो अग्न्याशय द्वारा अग्न्याशय रस भोजन से जा मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन, ठीक है। और पेप्सिन था किसमें? तो आमाशय में था, और ट्रिप्सिन अग्नाशय में। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्न्याशय या पैंक्रियास द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल एमिनो एसिड्स में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक कैटालिस्ट का कार्य करता है। ध्यातव्य है कि अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड है, जिससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय एल्केलाइन होते हैं। पाचक रस क्षारीय या एल्केलाइन होते हैं, जिन्हें अग्न्याशयी रस पैंक्रियास जूस भी कहते हैं, या पूर्ण पाचक रस भी। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? तो ये हो जाएगा बृहदांत्र या बड़ी आंत। मानव शरीर में पूंछ अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका एक अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। यह छोटी व बड़ी आंत के जोड़ के पास होता है। इसके आकार छोटे कृमि की तरह होते हैं। जो बड़ी आंत बृहदांत्र से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। यह आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग होता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में अवशेष हो गया, जबकि शाकाहारी जंतु बैल, गाय इत्यादि में सेलुलोज पाचन हेतु पूंछ जो है आज भी विकसित अवस्था में है।
मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है? तो जो बीच वाला था वो बीच में ही रहेगा, अर्थात मध्यांतर मध्यांतर में ही रहेगा, जबकि शेषांत्र जो था वो सबसे लंबा था और उसके बाद ग्रहणी सबसे छोटा था। तो इसका हम लोग याद किए थे DGI करके, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम 3 भाग होता है, ठीक है। तो ड्यूडेनम होता है ग्रहणी, जेजुनम मध्यांतर और इलियम जो होता है शेषांत्र होता है। लेकिन लंबाई के क्रम में पूछे तो इलियम सबसे बड़ा। मानव शरीर में उपस्थित जो क्षुद्रांत या छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यह आहार नाल का एक भाग होती है जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है और पचे भोजन का अवशोषण भी होता है। यह ग्रहणी, ड्यूडेनम, मध्यांतर, जेजुनम और शेषांत्र इलियम में विभेदित है। इसकी लंबाई क्रमशः सबसे कम होती है ग्रहणी 25 सेंटीमीटर, मध्यांतर 2.5 मीटर और 3.5 मीटर होती है इलियम का यह शेषांत्र का। कथन मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, तो यह कथन भी सही है बिल्कुल, क्योंकि सेलुलोज का पाचन तो अपेंडिक्स करता था, जो अभी अवशेष अंग बना हुआ है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, तो ये भी कथन सही है। तो दोनों का दोनों सही हो जाएगा, लेकिन स्पष्टीकरण सही से वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लारिया डायस्टेज जो स्टार्च को माल्टेज में तोड़ता है मनुष्य की लार में भी पाया जाता है। इसलिए दोनों कथन सही है, परंतु डायस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा, इसलिए यह गलत है, क्योंकि वो तो जो अभी अवशेषी अंग बना हुआ अपेंडिक्स उससे होता था पाचन। एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करना है, ठीक है। तो बताना है कि इसमें सही जोड़ा कौन सा है। तो पहला है कि अम्लीय फास्फेट सूत्र कणिका चिन्ह किण्वन जो अक्षीकारक कार्य से संबंधित है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस द्वितीय DNA को विशिष्ट स्थलों पे काटने के लिए है, तो बिल्कुल यह कथन सही है। तो इसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम है। ई कोलाई जो है बैक्टीरिया से स्रावित एंजाइम है। ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस द्वितीय या EcoR2 DNA को विशिष्ट स्थल पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि टायरिन जो होता है स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को, रेनिन रक्त में एंटी ओंटोसिनोजिन को एंजियोटेंसिन में बदलता है, ऑक्सीटोसिन जो है मसृण पेशियों स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन सिकुड़न पैदा करता है। और रेनिन जो होती है ब्लड में एजियोटेंसिनोजिन को एजियोटेंसिन में बदलता है। यहाँ भी मिलान करना है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग आंसर ही पढ़ लेते हैं इसका क्या। तो विटामिन जो होती है, तो विटामिन कैरोटीन, ठीक है, विटामिन कैरोटीन। एंजाइम है पेप्सिन जो है एंजाइम है। टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन है। कीरेटिन प्रोटीन है। पेप्सिन एंजाइम है और विटामिन है कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन विटामिन है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद अंतिम रूप से क्या बनता है, तो ग्लूकोज। पाचन में कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद ग्लूकोज बनता है जो कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, कहाँ पे, तो यकृत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आवश्यकता अनुसार है जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में बदल के शरीर को ऊर्जा देता है। इस प्रकार यकृत जो है यह अतिरिक्त शर्करा ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रहता है। यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से
प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पे क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर जो है वो कम हो जाता है। 10 दिन से अधिक उपवास करने पर क्या फर्क पड़ता है? तो लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। 10 दिनों से अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में जो है ना ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। 10 दिनों से अधिक उपवास करने पर लीवर में ग्लूकोज स्तर कम होने लगता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसकी पाचन प्रभावित करता है? तो वसा का। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर वसा का, क्योंकि वसा को हिमल्सिफाइड करता है वो। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयव के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। तो पित्त की पथरी पित्त अवयव के संघनन होने से जो बन जाती है। पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड यकृत है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है अवटु ग्रंथि है। यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा तथा भार में लगभग 1.5 kg होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय और पित्त का श्रावण करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो बिल्कुल पित्त का संचय पित्ताशय में होगा, गॉल ब्लैडर में। पित्त या बाइल का स्राव यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय गॉल ब्लैडर करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल सोखकर इसके अत्यधिक सांद्रण भी करता है। अत्यधिक सांद्रण कंसंट्रेशन करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा अंडाकार थैली है जो कि उदर गुहा में स्थित है। शरीर के किस भाग में पित्ताशय पित्त का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा यकृत। निम्न पर विचार करिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी? तो अग्न्याशय। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिका से स्रावित होता है और क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक भी कहते हैं, तो अग्न्याशय हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी है। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। सामान्यतः मानव के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल यह कथन सही है कि HCl की अगर मौजूदगी है तो उसकी अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होगा। सेकंड कह रहा कि वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। एंटेरोगेस्ट्रॉन सेक्रेटरी नामक हार्मोन का स्रावण कायम की अम्लीयता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्राव गैस्ट्रिक सेक्रेशन को रोकता है। क्षुद्रांत द्वारा एंटेरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। क्षुद्रांत द्वारा एंटेरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। इसी के साथ ये पाचन जो था वो खत्म होता है। अब तीसरा टॉपिक है इसका विटामिन एवं पोषण। तो विटामिन और पोषण हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो।